हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर हम देख रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मोनो डाइसैकेराइड जो है उसके बाद आज हम जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। उससे पहले थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेती हूँ मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड पता है आपको कि जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता और एक ही यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। डाइसैकेराइड क्या है कि डाइसैकेराइड इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेयर ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स टू सेम और टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड में क्या है कि पॉलीसैकेराइड का भी हाइड्रोलिसिस जब होता है तब वो n नंबर ऑफ यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड के, एंड दोज n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे आर अटैच टू ईच अदर विथ अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ऑक्साइड लिंक जिसे कहा जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक यू कैन से। मोनोसैकेराइड में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। ग्लूकोज देखा है, फ्रक्टोज देखा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद मैंने कहा आपको गैलेक्टोज भी वहाँ पे क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का एग्जाम्पल हमने देखा। ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन, फ्रक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमारा डिस्कशन हुआ। उसके साथ ही साथ ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज है उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी हमने स्टडी किया है। हैवर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज का जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे पायरेन करके एक यूनिट हम यूज़ करते हैं, और जब फ्रुक्टोज का बनाते हैं तब हम वहाँ पे फ्यूरैन करके यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा करके आपको दो एनोमर्स मिले हैं। ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 इज़ योर एनोमेरिक कार्बन। At that particular carbon, the position of OH changes and you will get another anomeric form of glucose, or you can say glucopyranose. फ्रक्टोज का हमने देखा था, तो फ्रक्टोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 में चेंजेस अगर जैसे ही होते हैं वैसे आपको वहाँ पे क्या दिखाई देता है, अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स में हमने सुक्रोज देखा है, माल्टोज देखा है, लैक्टोज देखा है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे फॉर्म होती है वो भी हमने स्टडी किया हुआ है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद माल्टोज जो है उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको ग्लूकोज के, बीटा ग्लूकोज के 2 यूनिट्स वहाँ पे मिलते हैं। लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो लैक्टोज में आपके पास एक गैलेक्टोज करके एक यूनिट मोनोसैकेराइड का मिलेगा, और ग्लूकोज करके दूसरा यूनिट आपको एक दूसरे मोनोसैकेराइड का मिलेगा। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ था हमारा डाइसैकेराइड। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉलीसैकेराइड्स। ये सब हम जब कंप्लीट कर रहे थे तभी हमने क्या चीज़ें देखी है, तभी हमने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। मैंने आपको ट्रिक्स भी दिए थे, बट जब लिखने की बात आती है तो यू हैव टू राइट दैट रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, तो रिड्यूसिंग शुगर हम बोल सकते हैं कि जिसमें पोटेंशियल अल्डिहाइड या पोटेंशियल कीटोन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। then and then only you will be able to say that the sugar is said to be reducing, और वो रिड्यूसिंग शुगर है इसका मतलब वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, वो टॉलरेंस टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है। आगे अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने वहाँ पे रहेगा उसमें ना ही पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा ना ही पोटेंशियल कीटोन ग्रुप रहेगा, तो वहाँ पे उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वहाँ पे सीधे से मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। स्ट्रक्चर आपको, भले ही उन्होंने कोई भी स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिया हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रक्चर में वहाँ पे एक बार अगर आप देखते हो तो वहाँ पे कार्बन एक ऐसा होना चाहिए कि जो कार्बन हाइड्रोजन को भी साथ में वहाँ पे लेके बैठा है, OH भी उसके ही साथ में है और ईथर लिंक भी वही अटैच कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई कार्बन आपको मिल जाए स्ट्रक्चर में, मतलब कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, देन अ पर्टिकुलर शुगर इज सेड टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सो ये कंप्लीशन हमारा हुआ था। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हमने देखे थे।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है वो डाइसैकेराइड में हमने पढ़ी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ऑक्साइड लिंकेज भी वहाँ पे कहा जाता है। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है वो वहाँ पे पूछी जाती है। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज सेड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू स्टडी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का स्टडी जब होता है तो पहले सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही पूछी जाती है, तो वो आपको वहाँ पे बताना आना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स है क्या एग्जैक्टली नाम से समझ में आ रहा है कि पॉलीसैकेराइड मतलब क्या हो सकते हैं। वहाँ पे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है कि जो हाइड्रोलिसिस होने पर, यू कैन से हाइड्रोलिसिस होने पर बहुत सारे यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के। पॉली मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, तीन ऐसे नहीं है। सो काफ़ी सारे यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं एंड दोज यूनिट्स वर लिंक टू ईच अदर विद अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो सी यहाँ पे देखो, लिंकिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या मिलेगा आपको, यू विल सी लिंकिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से लिंकअप है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा पॉलीसैकेराइड में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नेचुरल पॉलीमर्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। सो ये है स्टार्च, एक है, दूसरा है सेल्यूलोज एंड तीसरा है ग्लाइकोजन। अब ये तो हमने पढ़ा है, मतलब 10th तक जितना बायोलॉजी है उतना तो बायोलॉजी में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। स्टार्च क्या है वहाँ पे, स्टार्च को अगर आप देखते हो तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट और एनिमल का। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज पता है, सेल वॉल प्लांट की हो या बैक्टीरियल सेल वॉल है वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन क्या है, अगेन ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल, ठीक है, प्रेजेंट इन लीवर, मसल, ब्रेन, ठीक है, वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। फंगाई जो होते हैं और ईस्ट जो होता है वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑल अबाउट पॉलीसैकेराइड, कि वहाँ पे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये जो रहते हैं ना, इनको बेसिकली वहाँ पे पॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। पॉलीसैकेराइड जो होता है वहाँ पे, पॉलीसैकेराइड में क्या है कि पॉलीसैकेराइड में वी विल गेट many units of monosaccharide after hydrolysis of polysaccharide, and those many units of monosaccharide they were linked to each other with a glycosidic linkage, with a oxide linkage. एग्जाम्पल्स सामने हैं आपके, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट एंड एनिमल का। उसके बाद सेल्यूलोज क्या है, इट इज़ अ cell wall made up, cell wall of plant cell, it is made up of cellulose. Even bacterial cell wall is also there. Then glycogen, storage carbohydrate of, we can say यहाँ पे एनिमल, कहाँ पे है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एनिमल का, प्रेजेंट इन लीवर, मसल, ब्रेन, इस तरीके से वो प्रेजेंट है एंड फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। तो ये पॉइंट्स मैंने जो स्टार्टिंग फेज में दिए हैं पॉलीसैकेराइड के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाउ धीरे धीरे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम स्टार्च का देखेंगे, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सेल्यूलोज एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स ग्लाइकोजन। सो लेट अस सी पॉलीसैकेराइड स्टार्च। सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्च ये जो है पॉलीसैकेराइड यहाँ पे दिया हुआ, वो है पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल पॉलीमर, यू कैन से अल्फ़ा डी ग्लूकोज का वो नेचुरल पॉलीमर है। टू कंपोनेंट्स, स्टार्च जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज होता है, दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज स्टार्च में कितना होता है, 15 to 20% अमाइलोज का फैक्टर होता है। अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 to 85%। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्च इज सेड टू बी अ नेचुरल पॉलीमर, वो क्या है वहाँ पे, नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर है वो किसका नेचुरल पॉलीमर है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। मतलब आपको ये थोड़ा सा लिंक हो रहा होगा यहाँ पे कि स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको जो यूनिट्स मिलते हैं, मेनी यूनिट्स मिलते हैं
मोनोसैकेराइड के, वो मोनोसैकेराइड कौन सा है यहाँ पे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये मोनोसैकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। स्टार्च इज़ हैविंग 2 कंपोनेंट्स, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज कितना प्रेजेंट है, लगभग 10 to 15%, 15 to 20% अमाइलोज प्रेजेंट होता है, और अमाइलोपेक्टिन कितना प्रेजेंट होता है वहाँ पे 80 to 85% वो प्रेजेंट होता है। सो एग्जैक्टली अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दोनों जो है ना, उनका स्ट्रक्चर मर्ज होके स्टार्च का स्ट्रक्चर आपके सामने आता है एज अ नेचुरल पॉलीमर, एज अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। सो अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, वो स्टार्च के कंपोनेंट है। तो हर एक का एक मतलब हर एक का कुछ ना कुछ अलग वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देखेंगे। अमाइलोज देखो, अमाइलोज क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वाटर सोल्यूबल है। अमाइलोज ये जो फ्रैक्शन है ना, जो 15 to 20% स्टार्च में प्रेजेंट होता है, वो फ्रैक्शन होता है वहाँ पे वाटर सोल्यूबल। उसके बाद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जब यहाँ पे ये अमाइलोज जब वहाँ पे आयोडीन के कांटेक्ट में आता है, इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन फॉर्म कर लेता है। अमाइलोज में एग्जैक्टली अगर बोला जाए या टेंटेटिव बोला जाए तो कितने अल्फ़ा डी ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन अमाइलोज। अमाइलोज में इतने यूनिट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वो क्या है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है पॉलीसैकेराइड में भी वही चीज़ है कि पहचाना है आपको कि ग्लाइकोसिडिक लिंक जो फॉर्म हो रही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, वो किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड अमाइलोज इज सेड टू बी अनब्रांच्ड कॉन्स्टिट्यूएंट और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ स्टार्च। अनब्रांच है, देखो सीधे सीधे से चेन में है, यहाँ पे ये सब यूनिट्स कौन से हैं, ये यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, ये जो जब आमने सामने वहाँ पे आएंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिंक फॉर्म हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिंक, ऐसे ही और अल्फ़ा डी ग्लूकोज के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ पे बने रहेंगे। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये जो पार्ट है, ये तो अमाइलोज तो हमने कंप्लीट कर लिया, बट अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या है, अमाइलोपेक्टिन के बारे में हम लोग थोड़ा और जानकारी लेंगे। यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन जो है वो, अमाइलोपेक्टिन इज़ अ वाटर इनसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ स्टार्च, वाटर इनसोल्यूबल है वो। इट फॉर्म्स अ ब्लू वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे ब्लू वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड, मैं बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अमाइलोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अमाइलोपेक्टिन का हम साथ में बनाएंगे, मैं बना के दिखाऊंगी, आप ध्यान भी दोगे वहाँ पे कि कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड है, एंड यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होगा कि अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे फॉर्म होगी। अब आप बोलोगे कि अल्फ़ा यहाँ पे 1,4 तो था, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, मतलब यहाँ पे 1,4 तो था, यहाँ पे भी 1,4 है, यहाँ पे भी आगे 1,4 ही होगा अमाइलोज में। ये क्या बात है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंक कैसे फॉर्म होगी। सो लेट अस से कि यहाँ पे ये ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, एंड सिर्फ इसका पार्ट रखती हूँ अमाइलोपेक्टिन का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास ये तो स्ट्रेट चेन है ही, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन कैसे बनी है, देखो आप यहाँ पे हमने ऑक्सीजन निकाला कुछ इस तरीके से, यहाँ पे किया है, ये जो चेन यहाँ पे फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CH2OH है,
यहाँ पे H है, ये OH, ये H, ठीक है। ये यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे H है, H OH, यहाँ पे इधर H और OH। सो इधर भी वैसे ही H OH, यहाँ पे OH H OH एंड यहाँ पे CH2OH और H। अब ये हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को भगा दिया, तो क्या बना यहाँ पे, यहाँ भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो ये तो यहाँ पे अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनेगा। अमाइलोपेक्टिन का हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये देखो। अमाइलोपेक्टिन के बारे में हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधी सी बात है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मतलब दूसरे यूनिट से, अब यहाँ पे देखो, सपोज़ मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ पे ये है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया कि CH2OH, ये देखो एक अल्फा डी ग्लूकोज का एक यूनिट यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे H है, ये OH, ये H, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या OH और OH। ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का है। यहाँ पे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे स्ट्रेट चेन आपकी ये इसकी फॉर्म होगी, ये अमाइलोज की, ये CH2OH और यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ये इनके बीच में, बेसिकली इनके बीच में आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ पे CH2, यहाँ पे ये OH निकल जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये जो लिंक है, ये लिंक हो रही है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, ठीक है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, ठीक है। अब ये जो लिंक यहाँ पे बन रही है, ऐसे लिंक बनती है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है आपका, ये ऑक्सीजन यहाँ पे किसी ना किसी के साथ तो बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये इसके साथ भी बॉन्डिंग यहाँ पे बना सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, इसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसके साथ जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को, दूसरे किसी हाइड्रोजन को लेके वहाँ से निकलेगा और ये CH2 क्या होगा, वहाँ पे फ्री होगा। तो यहाँ पे आप खुद देखो, ये 1 है, ये 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये जो लिंक यहाँ पे बनी है, इट इज़ अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन विच इज़ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ स्टार्च विच इज़ प्रेजेंट नियर अबाउट 80 to 85% इन अ स्टार्च, ठीक है। वाटर इनसोल्यूबल है, आयोडीन के साथ जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ये अमाइलोपेक्टिन फॉर्म करता है। और भी ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि अमाइलोपेक्टिन जो है, इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। अब समझ में आया होगा, इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। अब आप बोलोगे कि मैम फिर ऐसा तो है, तो यहाँ पे भी हुआ होगा, बिल्कुल होता है, यहाँ पे एक दूसरा यूनिट अटैच होगा ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली 1,6 लिंक जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोज कहा तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन कहा तो अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये दो स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, मिक्सअप होते हैं, देन this particular structure will constitute you as a structure of a starch which is a natural polymer hopefully ये समझ में आया होगा। अमाइलोज का स्ट्रक्चर निकालना काफ़ी आसान है। अमाइलोपेक्टिन का जब स्ट्रक्चर निकालते तो कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर H है, O है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, और ये 6th वाला CH2 इसके साथ क्या करो, यहाँ पे अटैच करो, बन जाएगा आपका अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसानी से वहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, ये प्रैक्टिस के साथ ही हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो प्रैक्टिस जैसे ही होगी वैसे ही आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है।
ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो पॉलीसैकेराइड की हम बात करेंगे, विच इज़ अ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आगे देखने वाले, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे सेल्यूलोज जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन सेल्यूलोज जब हम बोलते हैं तो इट एक्ट्स एज अ फाइबर कंटेंट फॉर द बोवेल मूवमेंट, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी आप लोगों ने किया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके स्टडी में हमने देखा है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी रहते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो पर्टिकुलरली वो मटेरियल बॉडी के बाहर फेंकने के लिए एक पर्टिकुलर मूवमेंट की ज़रूरत है, उसे बोवेल मूवमेंट कहा जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्यूलोज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर बोवेल मूवमेंट ऑफ इन अ ह्यूमन बींग्स स्पेसिफिकली। बेसिकली सेल्यूलोज जो है यहाँ पे, वो सेल्यूलोज ऐसा है कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत से आप यहाँ पे दिखा सकते हो, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है। क्या है यहाँ पे, बीटा डी ग्लूकोज जो है, बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। मतलब बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट जो है इट इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय द बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज वहाँ पे होगी। अब यहाँ पे ये 1 है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स, ये क्या है 1 2 3 4, अब ये फोर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से निकलने वाले हैं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे आपको कैसे दिखाना है कि वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से निकल जाएगा, सो क्या और किस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे आप दिखाओगे, यहाँ पे इस तरीके से लिंकेज आपको मिलेगी। ये लिंकेज 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएंगे यहाँ से, तो ऑक्सीजन ही अकेला बचेगा। तो वो ऑक्सीजन इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी 1,4 लिंकेज में इन्वॉल्व है। ये जो है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे 1,4 लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो ये जब तक आप नहीं निकालते तो ये पॉलीसैकेराइड नहीं होगा। ये तीनों के तीनों निकालोगे और यहाँ पे OH एज इट इज़ रखोगे तो ये ट्राईसैकेराइड बनेगा। हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड की। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी और यूनिट्स हैं और यहाँ पे भी और यूनिट्स है बीटा डी ग्लूकोज के। अब ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है ये बेसिकली ये होता है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला है कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंक जो होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस, इसका सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस जल्दी से होता नहीं है। हाइड्रोलिसिस होने के लिए आपको वहाँ पे बेसिकली ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत पड़ती है या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके यहाँ पे ये जो लिंक है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक ये टूटती है वहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब यही होगा कि सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज, मतलब हम बोलते हैं ना कि सेल्यूलोज ये ऐसा है मटेरियल कि एनिमल जो होते हैं वो एनिमल उसका डाइजेशन कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स उसका डाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन बींग्स में ऐसा कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है कि जो सेल्यूलोज में प्रेजेंट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक को तोड़ सके या उसका हाइड्रोलिसिस कर सके। इसलिए सेल्यूलोज जो होता है वो सेल्यूलोज बोवेल मूवमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ होता है इन अ ह्यूमन बींग्स। इट एक्ट एज अ फाइब्रस मटेरियल करके वहाँ पे एक्ट करता है। मतलब वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज, यू कैन से इट कैन नॉट बी ईजिली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। हाइड्रोलाइज ईजिली नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या हाई टेम्परेचर का यूज़ हमें करना पड़ता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या समझ में आ रहा है आपके, यहाँ पे सेल्यूलोज जो होगा वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करना एनिमल के लिए पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज एनिमल दे हैव enzymes, powerful enzymes which are present
for the hydrolysis, or you can say breaking of the cellulose. But human beings, we don't have any kind of enzyme or a strong chemical which is present in our body which can easily hydrolyze the beta 1,4 glycosidic link. ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि ये जो है कि इट सर्व्स एज अ फाइब्रस कंटेंट ऑफ द फूड यूजफुल फॉर द बोवेल मूवमेंट। यहाँ पे ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लिंक जो है, ये लिंक हमारे बॉडी में टूटना पॉसिबल नहीं, बिकॉज हमारे बॉडी में उतने पावरफुल एंजाइम्स नहीं हैं। ठीक है, सो ये सेल्यूलोज का पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ग्लाइकोजेन का। ग्लाइकोजेन का एक्चुअल में देखना है ऐसा कुछ है ही नहीं। ग्लाइकोजेन जो रहता है वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। उसका स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखा हमने। अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में पहले हमने क्या निकाला, अमाइलोज निकाले। ठीक है, उसमें से 6th वाला जो CH2 था वो फर्स्ट वाले दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज से क्या हुआ है, अटैच है विद अल्फ़ा 1,6 glycosidic link. So the structure is very similar to amylopectin. So glycogen is again you can say more highly branched structure and more highly branched polysaccharide amongst all. ठीक है, so इतना यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, उतना ही हम लोग देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट सेल्यूलोज, स्टार्च, इनके बारे में तो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं कि डू यू नो करके पॉइंट है, द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट्स ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड टर्माइट्स। टर्माइट्स के बारे में हमने सुना है, हैव एंजाइम्स दैट कैन हाइड्रोलाइज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अ सेल्यूलोज। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात हो रही है, अलगी और फंगाई का जो एसोसिएशन है। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट्स ऑफ इंसेक्ट के गट में जो वहाँ पे होते हैं, मतलब टर्माइट्स जो होते हैं कॉल्ड टर्माइट्स, दे हैव अ पावरफुल एंजाइम विच कैन ईजिली हाइड्रोलाइज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है। So it is a part of biology, but it is connected with the chemistry topic, which is biomolecule. So in this way we have successfully finished our polysaccharide, and polysaccharide में हमने starch देखा है, cellulose देखा है, and यहाँ पे ग्लाइकोजेन देखा है। ग्लाइकोजेन इज़ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड, यू कैन से हाईली ब्रांच्ड है वो, मतलब स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, बट अमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग है वहाँ पे, यहाँ पे भी हाईली ब्रांचिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल विच इज़ अ प्रोटीन। प्रोटीन के तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। प्रोटीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में हम अब जानकारी लेने वाले हैं। सी ना, प्रोटीन्स का पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। प्रोटीन का पार्ट जो शुरू कर रहे हैं उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बहुत बेसिक बताने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है, 10th लेवल तक आपने पढ़े भी हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली ये एज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल उनको कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल उनको कहा जाता है वहाँ पे। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है या फंडामेंटल मटेरियल है फॉर बिल्डिंग अप पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी, यू कैन से। सो ये वहाँ पे प्रोटीन है विच इज़ अवर सेकेंड बायोमॉलिक्यूल। अब यहाँ पे प्रोटीन की जब बात आती है तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स है हमारी बॉडी में, जो एंजाइम्स फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें वो एंजाइम्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एंजाइम की मदद से ही बेसिकली आगे हम क्या कर पाते हैं, वो फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो है वो स्मूथली वहाँ पे हो सकते हैं। तो वो जो एंजाइम्स है उनके थ्रू प्रोटीन हमारी बॉडी में वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज करके। प्रोटियोज मतलब यू कैन से विच हैज़ अ प्राइम इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ऐसा कुछ जिसे प्रोटियोज कहा जाता है ग्रीक में। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रीक वर्ड द पर्टिकुलर सेकेंड बायोमोलिक्यूल कम्स टू बी प्रोटीन। प्रोटीन उसे कहा जाएगा। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही प्राइमरी सा हमारे पास जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होना ही चाहिए, मतलब बहुत प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये बॉडी का। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रोटीन जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन वी ऑल नो इट वेरी वेल, कि एग है, मीट है, फिश है, मिल्क है, पल्सेस है, ठीक है। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि स्प्राउटेड पल्सेस है। तो ये जो होते हैं यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सोयाबीन जो होता है उसमें भी प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रोटीन है बेसिकली, ये प्रोटीन के बारे में इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें तो पता ही है, टेक्स्ट बुक से भी हम पढ़ सकते हैं। बट हमारे लिए एज केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न, व्हाट इज़ प्रोटीन एग्जैक्टली? प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है, दैट इज़ आवर मेन फोकस, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स। प्रोटीन क्या है वहाँ पे? पॉलीअमाइड से हमें पता होना चाहिए कि अमाइड जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। अमाइड क्या है वहाँ पे? अमाइड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने जो लिखी है ये अमाइड है, ये अमाइड है। बट प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इट इज़ अ पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड मतलब क्या है? बहुत से अमाइड के ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ द मोनोमर। मोनोमर कौन सा प्रेजेंट है वहाँ पे? मोनोमर यूनिट अल्फ़ा अमीनो एसिड। मतलब काफ़ी सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड जब एक दूसरे से वहाँ पे लिंकअप हो जाते हैं, देन एंड देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर पॉलीमर एज अ प्रोटीन। प्रोटीन करके हम उसे बोलते हैं। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड एग्जैक्टली है क्या? अल्फ़ा अमीनो एसिड अगेन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन का वहाँ पे अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, सो वी विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। वी विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है कि जिसके अल्फ़ा पोजीशन के कार्बन से अमीनो ग्रुप क्या है? अटैच है। दिखाती हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे R लिखा है, ठीक है, यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फ़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है अल्फ़ा अमीनो एसिड का। अल्फ़ा अमीनो एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर वी फाइंड अमीनो ग्रुप एट द अल्फ़ा पोजीशन। अब ये हमारा मेन ग्रुप है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके बिल्कुल बगल में जो कार्बन है वो कौन सा है? अल्फ़ा कार्बन। और यहाँ पे ये NH2 ग्रुप क्या है? अटैच है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर वी फाइंड अमीनो ग्रुप एट द अल्फ़ा कार्बन एटम, एट द अल्फ़ा कार्बन एटम। तो ये यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से देखा है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड इस तरीके से हम वहाँ पे लिखते हैं। ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये हम फिशर प्रोजेक्शन से कैसे निकालते हैं? देखो बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ा अमीनो एसिड फिशर प्रोजेक्शन से निकालना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे H होना चाहिए, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H है, ठीक है। या तो फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे COOH है और यहाँ पे R है, ये कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन यहाँ पे लिया हुआ है, ये कार्बन जो R से भी अटैच है, जो H से भी अटैच है, जो NH2 से भी अटैच है और जो COOH से भी अटैच है। तो ये जो कार्बन है बेसिकली ये कौन से टाइप का कार्बन है आपका? ये कार्बन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है। देखो all the valencies of this particular carbon are satisfied with different atoms or group of atom. So the particular जो भी आपका ये है कार्बन है,
अमीनो एसिड में जितने भी अमीनो एसिड आप पढ़ोगे ना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है वहाँ पे आर की जगह पे क्या होता है, एच होता है, आर की जगह पे एच होता है। ग्लाइसिन की मैं बात कर रही हूँ। आएंगे आपको 20 अमीनो एसिड्स है, वो 20 अमीनो एसिड्स में आर जो होता है वो आर के प्लेस पे कोई भी दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है, तो वो ग्रुप ऑफ एटम या एटम उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक अलग सा नाम वहाँ पे देता है। उसमें ग्लाइसिन की मैं बात कर रही हूँ। ग्लाइसिन जो होता है वहाँ पे आर की जगह पे क्या प्रेजेंट है, आर की जगह पे हाइड्रोजन होता है। तो इन ग्लाइसिन स्ट्रक्चर ओनली कायरल कार्बन इज़ नॉट प्रेजेंट, कायरल कार्बन वहाँ पे नहीं होगा जब आप इस तरीके से लिखोगे। COOH है यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे NH2 है। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का। तो ग्लाइसिन में क्या है, कायरल कार्बन का प्रेजेंस नहीं है। बट इफ़ यू सी other alpha amino acids, then those alpha amino acid they have presence of chiral carbon, they have presence of chiral carbon। कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है अल्फा अमीनो एसिड कि जिसमें कायरल कार्बन का प्रेजेंस नहीं है, वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन का प्रेजेंस नहीं होगा, ठीक है, उसमें कायरल कार्बन का प्रेजेंस नहीं होगा। तो चलो और इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं, बेसिकली अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के बाद आपको मिलते हैं, दे हैव अ एल कन्फिग्रेशन। अब आपको ये चीज़ पता है कि डी एंड एल कन्फिग्रेशन सिस्टम कैसे हम वहाँ पे जानते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है उसको एल कन्फिग्रेशन सिस्टम वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे एल अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है वो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, एल अल्फ़ा अमीनो एसिड हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो एल क्यू है, क्या है, DL नेमिंग सिस्टम जो है उसमें आपको पता है, वो वहाँ पे हमने देखा है। अभी फिर से वो दोबारा हम लोग वहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, बट उतना याद रखो कि अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं वहाँ पे वो अल्फ़ा अमीनो एसिड एल अल्फ़ा अमीनो एसिड के तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो आर है, बेसिकली ये आर सिंबल है, ये आर सिंबल में वहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। आर मतलब सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा ऐसा कुछ नहीं है, आर की जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसे मैंने ग्लाइसिन में आपको कहा कि आर की जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। जैसे अलानिन, अलानिन की जगह पे CH3 CH2 यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, मतलब MECH इस तरीके से यहाँ पे अटैच होता है। तो जैसे जैसे हम वहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखते जाएंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के, वो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, तो आर के प्लेस पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप एटम या ब्रांच चेन भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। अगर सपोज़ ऐसा हुआ, ठीक है, अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि आर है, आर की जगह पे हमने क्या कर लिया, आर की जगह पे हमने और एक COOH ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच किया, आर की जगह पे और एक COOH ग्रुप हमने अटैच किया। तो ये जो COOH ग्रुप है, तो ये इस अल्फ़ा अमीनो एसिड को क्या बनाएगा, इस अल्फ़ा अमीनो एसिड को वो एसिडिक बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड, बिकॉज यहाँ पे एसिड के ग्रुप्स ज़्यादा हैं और बेस ग्रुप एक ही है। यहाँ पे COOH एसिडिक ग्रुप है और NH2 बेसिक ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो अगर ऐसा हुआ कि R की जगह पे और एक COOH आपने ऐड कर दिया, सो इट विल बी अल्फ़ा एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अल्फ़ा मत बोलो, डायरेक्टली बोलो एसिडिक अमीनो एसिड। अगर ऐसा हुआ तो कि COOH यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, तो NH2 कौन सा नेचर दिखाता है, NH2 बेसिक नेचर दिखाता है। या तो फिर आपने ये कर दिया यहाँ पे कि सपोज़ यहाँ पे NH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ये क्या है, ये यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन लगा लिया, या 1 डिग्री लगाओ, 2 डिग्री लगाओ, 3 डिग्री अमाइन यहाँ पे लगाओ, कुछ भी यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो ये बेसिक नेचर है, ये भी बेसिक नेचर, ये भी बेसिक नेचर, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बेसिक अमीनो एसिड बनेगा। मतलब एसिडिक कैसे बनेगा, आर की जगह पे अगर कोई एसिडिक ग्रुप आपने वहाँ पे लगा दिया तो वो बनेगा एसिडिक अमीनो एसिड।
R की जगह पे अगर कोई बेसिक ग्रुप आपने चिपका दिया, जैसे 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, इवन NH2 और एक आपने अटैच कर लिया, सो इट विल बी देन बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। और अगर यहाँ पे एसिडिक बेसिक कोई भी ग्रुप नहीं है, न्यूट्रल ग्रुप्स आपने वहाँ पे अटैच किए, जैसे काफ़ी सारे न्यूट्रल ग्रुप है, जैसे H यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, जैसे और एक CH3 यहाँ पे अटैच किया, सो ऐसे कोई ये बेसिक वगैरह ग्रुप नहीं है, देन द पर्टिकुलर एसिड इज सेड टू बी न्यूट्रल अमीनो एसिड, देन द एसिड इज सेड टू बी न्यूट्रल अमीनो एसिड। मतलब अल्फ़ा अमीनो एसिड में 3 पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड, यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड, यहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या है हमारा बेसिक एम, क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन हमने निकाला, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे R है। R की प्लेस पे अगर आप COOH लगाओगे या COOH जैसे एसिडिक ग्रुप्स लगाओगे तो वो बनेगा एसिडिक अमीनो एसिड। R की प्लेस पे अगर NH2 या अमाइंस अपने लगा दिए तो वो बनेगा बेसिक। R की प्लेस पे H, CH3, CH2 ऐसे कुछ लगा दिया तो वो बनेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो ये अमीनो एसिड्स जो है इनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे और एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड तो यहाँ पे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इस तरीके से उनका जो है मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि कैटेगराइजेशन तो हो गया, और भी कैटेगराइजेशन वहाँ पे होता है किसके बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, यू विल हैव 20 अमीनो एसिड्स, वो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड में वहाँ पे हमने कैटेगराइज किए हैं। उसमें से कुछ ऐसे 10 अमीनो एसिड्स हैं, बेसिकली 10 अमीनो एसिड्स वहाँ पे ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडीज में वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते। नहीं हो सकते मतलब क्या है, वो बाहर से लेने पड़ेंगे, बाहर से इसेंशियलिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं कि जो स्टार मार्क से वहाँ पे दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, वो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे 10 अमीनो एसिड्स जो है वो कहाँ से हम फिर लाएंगे, वो बाहर से हमें लेना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डाइट जो होगा वो डाइट से बेसिकली ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट से हमें वो अंदर बॉडी के अंदर लेने पड़ेंगे। सो दोज अमीनो एसिड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी and they have to be obtained from our diet. Those amino acids are said to be essential amino acids, essential amino acid। तो ये essential amino acids जो है वहाँ पे वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए तो essential कहा गया है, ठीक है। अगर बॉडी में सिंथेसाइज होते तो हम क्यों बाहर से लेते उनको। वो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं कि जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए दे कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट से हमें वो ऑब्टेन करने पड़ते हैं और हमें बाहर से वो लेने पड़ते हैं। हेंस दोज अमीनो एसिड्स आर सेड टू बी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन हमने स्टार्ट किया। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर सेड टू बी पॉलीअमाइड्स with a high molecular weight polymers of the monomer कौन से है, अल्फ़ा अमीनो एसिड। now what are alpha amino acid? alpha amino acids they are said to be carboxylic acids having amino group at the alpha position carbon। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कब मिलते हैं, प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड ये ऐसा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे ये COOH ग्रुप है, उसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे NH2 अटैच्ड है। सो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है। ये जो पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड है ये L कन्फिग्रेशन में फिट होता है, ठीक है, L कन्फिग्रेशन में फिट होता है। तो L कन्फिग्रेशन से हमने फिशर प्रोजेक्शन कैसे निकाला उसका,
इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन निकाला। तो ये पता चला है कि यहाँ पे कायरल कार्बन का प्रेजेंस है, कायरल कार्बन का प्रेजेंस है। ये कायरल कार्बन कौन से अमीनो एसिड में नहीं होता? ग्लाइसिन में। क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है? ग्लाइसिन में स्ट्रक्चर बाकी का वैसे ही है, H है यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे H होता है। सो ये ग्लाइसिन छोड़ के जो अमीनो एसिड्स है वो अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन का प्रेजेंस होता है। आगे हम बढ़े थे कि एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है? R की जगह पे अगर COOH या कोई भी एसिडिक ग्रुप लगा दिया तो वो बन जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। R की जगह पे अगर कोई भी बेसिक ग्रुप लगा दिया, जैसे अमाइंस जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो यहाँ पे ग्रुप्स लगा दिए तो वो बन जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। R की जगह पे अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, CH3 लगाया, एक अल्काइल ग्रुप लगाया, या बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो आपने लगाए तो वो न्यूट्रल नेचर दिखाते हैं, तो वो बन जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। और भी एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऐसे हमारे पास 10 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, कि जो 10 अमीनो एसिड मार्क किए हुए हैं 308 पेज पे आपके टेक्स्ट बुक के, कि वो अमीनो एसिड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी। बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, ह्यूमन बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते। फिर हम क्या करें? वी हैव टू ऑब्टेन दोज अमीनो एसिड्स फ्रॉम आवर डाइट। डाइट से हमें ऑब्टेन करने पड़ते हैं और डाइट से ऑब्टेन करने के बाद ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाते हैं। सो दोज एसिड्स, दोज अमीनो एसिड्स, they cannot be synthesized in our body, they can be obtained through our diet. Those amino acids are said to be essential amino acids, essential amino acids। ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 20 अमीनो एसिड जो दिए हैं बेसिकली दे आर मोस्टली फाउंड इन प्रोटीन्स। हाइड्रोलिसिस के बाद वो मिलते हैं, उतने 20 अमीनो एसिड्स हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीशन किया हुआ है। सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर हमने देखा कि यूज़ योर ब्रेन पावर करके क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 309 पे। लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाइडाइन हैव, हिस्टाइडिन भी बोल सकते हो आप, हैव द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं उन्होंने, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाइडिन अमीनो एसिड से वो उनके स्ट्रक्चर्स दिए हैं। क्लासीफाई देम इनटू न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक अल्फा अमीनो एसिड एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे अमीनो एसिड को उन्होंने क्या किया है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे 308 पेज 309 पेज निकालो। हिस्टाडाइन में क्या किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे देखने से बेटर है कि आप थोड़ा सा यहाँ देखो। CH2 यहाँ पे CH NH2 COOH CH2 और ये ग्रुप लगाया है। NH मतलब क्या है? NH मतलब क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन आपने यहाँ पे लगाया है, मतलब क्या होगा? ये बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा। नेक्स्ट देखो COOH CH NH2 तो कंफर्म होगा वहाँ पे, CH2 यहाँ पे भी NH है, तो हिस्टाडाइन जो होगा वहाँ पे, या ट्रिप्टोफैन जो होगा वहाँ पे, वो वहाँ ट्रिप्टोफैन में अगर आप देखो तो वहाँ पे वो न्यूट्रल नेचर दिखा रहा है, न्यूट्रल नेचर है। बट अगर आप वहाँ पे हिस्टाडाइन की बात करते हो तो बेसिक अमीनो एसिड में वहाँ पे वो आएगा, बेसिक अमीनो एसिड में वहाँ पे आएगा। यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू फोकस ऑन एसेंशियल अल्फ़ा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। उसके बाद है कंपेयर द मोलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से एक्सप्लेन करना है, सो हम लोग बाद में देखेंगे, वो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, कि जो भी स्ट्रक्चर्स फिर देखे जाएंगे बाद में अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के। अब यहाँ पे ये हमने देखा है, प्रोटीन का स्टार्ट हमने किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं खींचातानी नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर बोलूँगी या थियोरी पार्ट बता दूँगी तो थोड़ा सा ये होगा कि बायोमोलिक्यूल्स में गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें फिर से हम ज्विटर आयन जो है उसके बारे में देखेंगे। ज्विटर आयन,
पता है आपको डायपोलर आयन होता है कि जहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उसको ज्विटर आयन वहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ज्विटर आयन कैसे मिलेगा, क्या है प्रोसीजर एग्जैक्टली, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। प्रोटीन के बेसिकली डिटेल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। एंड देन जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का पार्ट आता है तब जाके ये पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन तब ख़त्म होगा, अदरवाइज़ तो फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है कि बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर जो है वो उतने इसमें कंप्लीट ना हो, 1-2 लेक्चर और लगे, बट डिटेलिंग वहाँ पे देना आपको ज़रूरी होगा, ठीक है।